सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज़ के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मनमोहन भाटिया जी द्वारा रचित कहानी निर्दोष। किस्से कहानियों में चंदगी राम ने पढ़ा था, सुना था कि राजा भी रंक बन जाते हैं। आज हकीकत में महसूस होने लगा कि सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। सहारनपुर में धनी व्यक्तियों की श्रेणी में गिनती होती थी। अच्छा खासा धन था जो 2-3 पीढ़ियों के आराम से गुजर बसर के लिए काफ़ी समझा जा सकता था। 2-3 वर्षों से व्यापार में आमदनी कम होने लगी और कुछ नुकसान भी हो गया। बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण जमा पूंजी भी समाप्त हो गई। कर्ज के मकड़जाल में फंसने पर संपत्ति बिकने लगी। बड़ी कोठी से छोटे से मकान में आ गए। आर्थिक तंगी के कारण दोनों बच्चों सूरज और सरिता की पढ़ाई भी छूट गई। घर खर्च मुश्किल होने लगा, लेकिन चिंता से कुछ हासिल नहीं होता। रक्षाबंधन के पावन त्योहार में राखी बांधने चंपा देवी भाइयों के पास दिल्ली भी न जा सकी। न जाने का सीधा कारण धन की कमी। किससे मदद मांगे? जो राजा की तरह रहते थे आज किसी के सामने हाथ फैलाते शर्म आने लगी। अपनी दरिद्रता को आखिरी लम्हे तक छुपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन दुनिया सब जान जाती है। चंपा के मायके में भी बातें होने लगी कि हालात सही नहीं है। चंपा के तीनों भाई इंदर, सुंदर और राजिंदर बहन चंपा के पास हालात का जायजा लेने पहुंचे तो यकीन न कर सके कि इतनी जल्दी हालात बदल सकते हैं। 5-7 महीने पहले ही तो बहन से मिलकर गए थे और आज तो मकान तक बिक गया। भाई के आगे चंपा रो पड़ी। जीजा चंदगी राम मुंह से तो कुछ नहीं बोल सका, लेकिन मुरझाए चेहरे के साथ आंखें सब अपने आप बोल गईं। भाइयों ने यह निर्णय लिया कि सूरज मामाओं के साथ दिल्ली जाए और कोई नौकरी करे। मकान बेचकर सरिता का विवाह कर दिया जाए। बिना काम धंधे के थोड़ी जमा पूंजी भी कभी साफ हो सकती है। इसीलिए चंदगी राम और चंपा देवी सूरज के साथ दिल्ली रहें। इंदर मामा ने सूरज को एक प्राइवेट कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। सहारनपुर का मकान बेचकर सब दिल्ली रहने आ गए। एक बड़ी हवेली के बाद छोटे मकान और अब सिर्फ एक छोटा सा कमरा जहां 4 जनों के परिवार ने रहना भी है और एक कोने में रसोई भी बनानी है। सरिता के विवाह की बात चली। एक बार सरिता ने कहा कि विवाह में जल्दी ना करें, वह पढ़ना चाहती है। अपने माँ बाप की आर्थिक स्थिति देखो, जागीर बिक गई। किराए के छोटे से कमरे में सुबह बैठक बनती है और रात को बिस्तर। रसोई तो सूरज की तनख्वाह से चल जाएगी। पढ़ाई और दूसरे खर्च की मत सोच। जो मकान बेचकर रकम मिली है ना, चुपचाप शादी कर ले ताकि माँ बाप की एक समस्या तो हल हो। इंदर, सुंदर और राजिंदर तीनों मामा की इतनी बात सुनकर सरिता सामने अधिक कुछ ना बोल पाई। लड़का हमने देख लिया है, आज शाम को देखने आ रहा है। बहना, लड़का हमें पसंद है। अगर उसे सरिता पसंद आ जाए तो ना नुकर मत करना, बात तय समझो। लड़का करता क्या है? चंदगी राम के इतना पूछने पर राजिंदर थोड़ा नाराज सा लगा। लड़का मोटर मैकेनिक है। चंपा का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या मैकेनिक? बहना, अपनी स्थिति तो देखो। अमीर घराने के सपने छोड़ दो। जेब में कुछ माल पानी हो तो इस तरफ सोचना। सड़क छाप मैकेनिक नहीं है, वर्कशॉप में काम करता है। 2 वक्त की रोटी आराम से कमाता है। लड़की भूखी नहीं रहेगी। राजिंदर के तेवर गर्म थे। चंदगी राम ने चंपा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लड़का देख लेते हैं। शाम के समय समीर नाम का लड़का परिवार समेत सरिता को देखने आया। समीर सीधे वर्कशॉप से आया था, इसलिए उसके हुलिये को देखकर चंपा निराश हो गई। चंपा के लटके मुंह को देखकर राजिंदर ने कहा, बहना, इसको कहते हैं काम की लगन। सीधे वर्कशॉप से आ गया। चाहता तो सज धज के भी आ सकता था, लेकिन उसका क्या फायदा? काम करेगा तभी चूल्हा जलेगा ना। लड़के की लगन देख बहना। भाई साहब, हमें लड़का पसंद है। आप कहें तो मुंह मीठा किया जाए। बेचारी चंपा और सरिता सिर झुकाए बैठी रहीं और राजिंदर ने रिश्ता पक्का कर दिया। रात को खाने के समय चंपा ने चंदगी से जिक्र किया, अपनी लड़की एक मैकेनिक को देने को दिल नहीं मान रहा है। भगवान मजबूरी किसी को ना दिखाए। हमारी शादी के समय राजिंदर 3-4 साल का रहा होगा। नाक बह रही होती थी। कच्चे बनियान में सारा दिन घूमता था। आज मेरे पास कुछ नहीं है। राजिंदर ने पैसे अच्छे जमा कर लिए हैं।
अब हमें कुछ नहीं समझ रहा है, सब कुछ अपने आप तय कर लिया, हमारी राय भी लेने को तैयार नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि एक मैकेनिक के साथ लड़की का विवाह करना होगा, दिल पर पत्थर रखकर फैसला करना होगा। मेरी मजबूरी देख चंपा, उसी कारण चुप हूँ। 1 महीने बाद सरिता का समीर के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद चंदगीराम और चंपा देवी यह सोचकर संतोष कर गए कि दामाद मेहनती और कमाऊ है, आज वर्कशॉप में मैकेनिक है, कल खुद की वर्कशॉप भी खोल सकता है। 4 महीने बाद सुबह समीर के वर्कशॉप जाने के समय सरिता ने कहा, आज मैं मम्मी के पास जाऊंगी, आप शाम को वहीं आ जाना, रात को खाने के बाद वापस आएंगे। शाम को समीर वर्कशॉप से सीधा ससुराल पहुंचा। चंपा देवी ने दामाद समीर का स्वागत किया। समीर को छोटे से कमरे में सरिता नजर नहीं आई तो सास चंपा देवी से प्रश्न किया, सरिता नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? बेटे सरिता तो आज आई नहीं, सुबह मुझसे कहा था कि यहाँ आएगी और रात को खाना खाकर वापस जाएंगे। शायद प्रोग्राम बदल गया होगा, हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। बैठो बेटा, नाश्ता करके चले जाना। समीर ने चाय नाश्ता करके घर के लिए प्रस्थान किया। सरिता घर पर भी नहीं थी। माँ से पूछा तो मालूम हुआ कि सरिता तो सुबह समीर के वर्कशॉप जाने के कुछ समय बाद ही घर से यह कहकर चली गई थी कि माँ के घर जा रही है। वहाँ तो है नहीं, मैं वहीं से आ रहा हूँ, मुझे कहा था कि माँ के घर जाऊँगी, शाम को वहीं आना, रात का खाना खाकर वापस आएंगे। यहाँ नहीं है, वहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ गई? किसी आशंका के डर से समीर ने सूरज को फ़ोन पर बात बताई। सूरज ने अपने मामाओं को फ़ोन किया और थोड़ी देर में परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो गए। सलाह मशवरे के बाद सभी जन आस पड़ोस और रिश्तेदारों बिरादरी से संपर्क करके सरिता की खैरियत पूछने लगे। हर तरफ से निराशा हाथ लगी। दुर्घटना को मद्देनजर रखकर सभी अस्पताल भी छान मारे। हर तरफ से निराशा हाथ लगी। सभी चिंतित कि आखिर सरिता है कहाँ। पूरी रात छानबीन होती रही। सुबह थकान से चूर सभी सदस्य एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि किया क्या जाए। सरिता का कहीं पता ही नहीं चल रहा था। चंदगीराम की सलाह पर सूरज मामा राजेंद्र के साथ सहारनपुर भी चक्कर लगा आए। वहाँ सभी परिचितों, सगे संबंधियों और सहेलियों से मिलने के बाद भी निराशा ही हाथ लगी। अब पुलिस थाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस ने पूरी जानकारी प्राप्त की। सिपाही रामलाल ने समीर को संबोधित करते हुए कहा, आपकी पत्नी कहाँ गई? आपको सब कुछ बता तो दिया, हमें कुछ नहीं पता कि वह कहाँ गई या अपहरण हो गया। अपहरण की बात तो भूल जा, जब किसी ने फिरौती की मांग नहीं की तब मेरी बात गांठ बांध ले। अपहरण कोई नहीं हुआ। और बोल। मामा राजेंद्र बीच में बात काटते हुए बोला, मर भी सकती है, कोई मर्डर भी कर सकता है। देखो मामला गंभीर है, लड़की गायब है, कहाँ गई होगी, कहीं भाग तो नहीं गई? सच सच बताओ, कोई इश्क विश्क का मामला तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारी लड़की ऐसी नहीं है, चंपा देवी ने रोते रोते कहा। सब लोग एक बात सुन लो, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। घर जाकर विलाप करना। 2 घंटे हो गए यहाँ आए, सिवाय रोने धोने के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे। हमारा टाइम खराब कर रहे हो। कभी एक रोता है तो कभी दूसरा शुरू हो जाता है। सब लोग एक बात सुन लो, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। घर जाकर विलाप करना। 2 घंटे हो गए हैं यहाँ आए, सिवाय रोने धोने के कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हमारा टाइम खराब कर रहे हो। कभी एक रोता है तो कभी दूसरा शुरू हो जाता है। पहले घर जाकर रोना धोना कर लो, फिर आना यहाँ। रामपाल के इतना कहने पर मामा राजेंद्र गर्म हो गया। लगता है बड़े ऑफिसर से बात करनी होगी। मामा जी, इतने उत्तेजित होने की बात नहीं है। थाने में इस समय सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे से बड़े कल मिलेंगे। आज तहकीकात में गए हुए हैं। चलो चलो, फिर कल आएंगे। कोई फायदा नहीं यहाँ टाइम खराब करने से, राजेंद्र ने कहा। शौक से जो दिल कहे करिए, लेकिन अपनी लड़की के बारे में सच सच बतलाओ। चलो ठीक है, माँ बाप तो बताएंगे नहीं, पति से पूछ लेता हूँ। समीर तुम बताओ, तुम्हारी बीवी का चरित्र कैसा था? कोई शक की गुंजाइश थी? कभी शक हुआ हो कि शादी से पहले कोई चक्कर रहा हो? ऐसा तो कुछ नहीं लगता, समीर ने कहा तो मामा राजेंद्र तैश में आ गया। लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब हमारी लड़की गऊ है, जिस खूंटे से बांध दिया, मतलब ही नहीं कहीं और नजर आए। यहाँ तो चरित्र हनन हो रहा है। चलो जीजा, कल बड़े अफसर से मिलना होगा। मंझले मामा सुंदर के एक दोस्त की पुलिस मुख्यालय में जान पहचान निकल आई। उस बड़े अफसर के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। गुमशुदा की रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू हुई।
समीर के परिवार के हर सदस्य को अलग अलग बुलाकर छानबीन की गई, लेकिन सरिता कहाँ गई किसी को मालूम नहीं था। नतीजा कुछ नहीं निकला। पुलिस मुख्यालय के दबाव के बाद थाने में समीर के समस्त परिवार को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन सच्चाई यह थी कि किसी को सरिता के बारे में कुछ नहीं मालूम था। रामपाल ने समीर की पिटाई शुरू कर दी। सख्ती से पूछा, बता बीबी को कहाँ रखा है? नहीं मालूम साहेब। बता साले, कहकर और अधिक पिटाई कर दी। लेकिन निर्दोष समीर को कुछ नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी सरिता कहाँ है। ऐसे नहीं बताएगा, मोटी चमड़ी का है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूंगा तभी बताएगा। और पलटकर समीर के बाप की पिटाई कर दी। समीर की मां ने निर्दोष पति और बेटे को पिटता देखकर रामपाल के पैर पकड़ लिए। साहब जी, हम निर्दोष हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? ऐसे बात नहीं बनेगी। महिला कांस्टेबल ने समीर की मां की भी पिटाई कर दी। देर रात को जब काफी पिटाई के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो वापस घर भेज दिया। अगले दिन राजेंद्र ने एसएचओ रणबीर को 3rd डिग्री के लिए कहा। थाने बुलाकर समीर और उसके माँ बाप पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर लिया। नतीजा कुछ नहीं निकला तो रात के समय रामपाल ने एसएचओ रणबीर से अनुरोध किया कि लड़के वाले निर्दोष लगते हैं, इतनी पिटाई के बाद तो भूत भी उगल देते, कहानी कुछ और लगती है, कहीं लड़की भाग तो नहीं गई? ऐसे कर छोड़ दे, कुछ दिनों तक इन पर सिर्फ निगरानी रखना, लेकिन ध्यान रहे ढील मत देना। मुख्यालय से दबाव है, केस पर पूरी नज़र रखनी होगी। आप ठीक कहते हैं जनाब, नज़र पूरी रखूंगा, लेकिन मेरा पुलिस में 20 साल का अनुभव यह कहता है कि लड़के वाले निर्दोष हैं, लड़की भाग गई होगी। हो सकता है, नज़र पूरी रखो। समीर की नौकरी पुलिस के चक्कर में छूट गई। माँ बाप अलग परेशान। उस पर आग में घी का काम राजेंद्र की हरकतों ने किया। उसने महिला मुक्ति संगठन की महिलाओं से घर के सामने प्रदर्शन करवा दिया। संगठन की महिलाओं ने घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। 2 दिन तक जमकर हंगामा किया। न्यूज़ चैनल पर चर्चा होने लगी। परेशान होकर समीर घर छोड़कर अपने एक दोस्त के घर चला गया और उसके माँ बाप दूसरे शहर किसी रिश्तेदार के घर रहने चले गए। घर पर ताला। न्यूज़ चैनल पुलिस की बुराई करने लगे और नाकारा घोषित कर दिया। न्यूज़ चैनलों से परेशान पुलिस भी, लेकिन करे तो क्या करे? रामपाल ने समीर से संपर्क किया। पुलिस को देखकर समीर कांपने लगा। रामपाल ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे डर मत, सच बता। मैं कुछ नहीं जानता, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं मान सकता हूँ, लेकिन लड़की है कहाँ, यह बात गंभीर है और परेशान कर रही है। सबसे अधिक परेशानी न्यूज़ चैनलों से है। अब तो मंत्री भी केस की रिपोर्ट मांग रहे हैं। हमारी पोजीशन बहुत ही खराब है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ हो। अगर मंत्रालय से सख्ती हुई ना तो न चाहते हुए भी तुम सबको अंदर करना पड़ेगा। रामपाल चेतावनी देकर चला गया। आज सरिता को गायब हुए 1 महीना हो गया था। सूरज ऑफिस में काम कर रहा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर अनजान नंबर था। हेलो भैया। इतना सुनते ही सूरज कुर्सी से उछल पड़ा। सरिता कहाँ है? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, घर में सब ठीक है ना? ठीक कहाँ से होंगे, तेरे जाने के बाद कुछ भी ठीक नहीं है। तू अपना बता, कहाँ है? मैं ठीक हूँ, बाद में फ़ोन करूँगी, कोई चिंता की बात नहीं है। फ़ोन सुनने के बाद सूरज ने तुरंत सबको सूचित किया। सभी परिवार के सदस्य खुशी की लहर में झूम जाते हैं कि सरिता सही सलामत है, लेकिन क्यों गई और कहाँ गई यह अभी भी रहस्य बना हुआ था। पुलिस ने फ़ोन नंबर ट्रेस करवाया। जिस नंबर से फ़ोन आया था वह हरिद्वार में एक पीसीओ का था। पुलिस टीम के साथ चंदगी राम, राजेंद्र और सूरज रात को ही टैक्सी से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। पौ फटने से पहले ही हरिद्वार पहुंचकर उस टेलीफोन बूथ के पास डेरा लगाया जहां से सरिता ने फ़ोन किया था। बूथ एक बड़ी सी धर्मशाला भाटिया भवन के मेन गेट से सटी दुकान बद्री टी स्टॉल के अंदर था। पुलिस सादे लिबास में थी ताकि कोई पहचान न सके। टी स्टॉल बंद था। टैक्सी को थोड़ी दूर बनी पार्किंग में लगाया और टी स्टॉल के बाहर लोहे की चेन से बंधे बेंच पर बैठकर डेरा जमाया। 5:30 बजे टी स्टॉल का मालिक बद्री प्रसाद गीत गुनगुनाता कंधे पर झोला लटकाए पहुंचा और सबको नमस्ते कहकर दुकान का ताला खोला। ताला खोलकर बद्री ने सबको संबोधित करके कहा, सैलानी हो, भवन तो 6 बजे खुलेगा, तब तक चाय पीकर तरोताज़ा हो जाइए। कैसी पीजिएगा, ज़्यादा मीठा या तेज कड़क चाय? कड़कती आवाज़ में रामपाल ने सरिता की फ़ोटो दिखाते हुए पूछा, लड़की कहाँ है? रणबीर ने रिवॉल्वर बद्री की कमर से सटा दी। कमर से सटी रिवॉल्वर
और कड़कती आवाज़ के साथ सर्दी में बद्री के पसीने छूट गए। कांपती आवाज़ में धीरे से बोल सका, कौन सी लड़की? आंखें खोलकर ध्यान से फिर देख ले लड़की की फ़ोटो। आप कौन? पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही कांपते हुए बोला, मेरे घर में कमरा किराए पर ले रखा है, चल घर। 2 मिनट बाद एक गली में घर की कुंडी खटखटाई। भाग्यवान, दरवाज़ा खोल। बद्री की पत्नी ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, क्या बात हो गई, वापस क्यों आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? मरवा दिया उस लौंडिया ने, कल ही कह रहा था निकाल बाहर कर उसे, अब जान बच जाए तो गनीमत समझ। रामपाल ने रिवॉल्वर बद्री की घरवाली पर तान दी। वह तो रिवॉल्वर देखकर ही गश खाकर गिर गई। माफ़ कर दो, जान बख्श दो हमारी, हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं। हमने तो उसे किराए पर कमरा दे रखा है। हमें तो पिछले हफ्ते ही मालूम हुआ कि पुलिस में मामला दर्ज है। वो तो अपने मर्द के साथ 1 महीने से किराए पर रह रही है। न्यूज़ चैनल में जब खबर आई तो मालूम हुआ। हमें तो उसने कहा था कि शादीशुदा है, मर्द उसका ऑटो चलाता है, नई शादी है। हमें शक कैसे होता? जब कल बूथ से फ़ोन किया तब हमें मालूम हुआ। कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। थोड़ी देर में एक युवक ने अलसाई हालत आधी नींद से जागकर दरवाज़ा खोला। सबको देखकर घबरा गया। कौन? कौन ही बोल सका। इतने में रामपाल अंदर गया। राजिंदर जी, देख लो, लड़की यहीं है ना सही सलामत? सरिता तब तक जाग चुकी थी। अपने कपड़े संभालते हुए सूरज के गले मिलकर रो बैठी। भैया, कैसी है मेरी बेटी? चंदगी राम ने बेटी को गले लगाया। तू ठीक तो है ना? हाँ पापा। यह लड़का कौन है? चंदगी राम ने सरिता से पूछा। पापा, ये सागर है। हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। अब मैंने सागर से शादी कर ली है। क्या? इससे अधिक चंदगी राम कुछ न कह सका। शायद सब कुछ समझ गया। दिल पर एक भारी पत्थर सा बोझ लिए नीचे आकर दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे फर्श पर बैठकर सोच में डूब गया। कब आंखों से आंसू टपकने लगे खुद चंदगी राम को भी पता नहीं चला। ऊपर कमरे में रामपाल और रणबीर समझ चुके थे कि यह सब प्यार का चक्कर है। सरिता को संबोधित करते हुए कहा, कपड़े बदलकर नीचे आ जा, दिल्ली चलना है, शेष कार्यवाही वहीं होगी। फिर रणवीर को संबोधित करते हुए बोला, मैं तो पहले ही समझ गया था कि प्यार श्यार का मामला है। उस निर्दोष समीर पर 3rd डिग्री करवा दी, कभी उसने मक्खी तक नहीं मारी होगी। राजेंद्र बाबू, आपने तो मर्डर तक सोच लिया था। हमें क्या मालूम था कि अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा। फिर चंदगी राम पर बरस पड़ा। जीजे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ऊपर तक पहुंच निकाली थी, नाक कटवा दी, लड़की संभाल नहीं सका। शादी से पहले पूछ तो लेता। भरी आंखों से चंदगी राम इतना ही कह सका, तुमने और चंपा ने मौका ही कहाँ दिया? मुझे याद है सरिता ने कहा था शादी में जल्दी ना करो, लेकिन जबरदस्ती यहाँ करवाई थी। कुछ देर तक जब सरिता नीचे नहीं आई तो रामपाल ने कहा, अरे लड़की को जल्दी लाओ, वापस भी जाना है। खोदा पहाड़ निकली मरी हुई चुईया। पूरी तैयारी करके आए थे कि किसी गैंग के साथ मुठभेड़ होगी। यहाँ क्या बोलूँ आपको, ऊपर की सिफारिश ना होती तो। चलो छोड़ो, अब जल्दी करो। सरिता ने 2 टूक जाने से मना कर दिया। भैया, मैं वापस दिल्ली नहीं जाऊंगी, मैं सागर के साथ रहूंगी। हमने विवाह भी कर लिया है, एक के होते दूसरा विवाह वर्जित है, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज की आवाज़ में तेजी थी। सुनकर सभी ऊपर कमरे में आ गए। मैं कुछ नहीं जानती, समीर से विवाह मेरी इच्छा से नहीं हुआ था। राजेंद्र मामा के साथ माँ ने दबाव डाला था, वहाँ मेरा दम घुटता है। मैंने मना भी किया था, लेकिन सभी इस बात पर तुले थे कि कहीं मकान बेचने पर जो रकम मिली थी, पापा अगर संभाल ना पाए तो क्या होगा। उससे पहले मेरी शादी आनंद फानन में कर दी। मैं किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? राजेंद्र ने सरिता का हाथ पकड़कर उठाया। सरिता रो पड़ी। मामा, अगर जबरदस्ती करोगे तो आत्महत्या कर लूंगी, अब नहीं सहूंगी। चंदगी राम ने सरिता की यह बात सुनकर हाथ जोड़कर रणबीर और रामपाल से विनती की, सरकार, मैं कानून नहीं जानता, अगर सरिता नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती ना करो। लड़की ने कुछ कर लिया तो फिर क्या करेंगे? मैं उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट वापस लेने को तैयार हूँ। लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो, वह अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी जी लेंगे। आप मुझे जो चाहे सजा देना, मैं स्वीकार करता हूँ। सरिता की जिद और चंदगी राम के अनुरोध के बाद सब बिना सरिता के बैरंग वापस आ गए। चंदगी राम का मन आत्मग्लानि से भर गया कि एक निर्दोष को पिटवा दिया और बिना किसी कसूर के 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी करवा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।